हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि व्हाट इज मेंट बाय क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ का क्या मतलब है और डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ जो है वो क्या है कि मैंने यहाँ पे पॉइंट्स कुछ मेंशन किए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि डिफाइन द फॉर्म ऑफ सिविल। ये डिफरेंट है फ्रॉम सिविल लॉ से। सिविल लॉ से डिफरेंट है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ में इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट्स होती है, क्रिमिनल लॉ में वायलेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। सेकंड नंबर पे कहते हैं सिस्टम ऑफ लॉ कंसर्न विद द पनिशमेंट। ऐसा सिस्टम ऑफ लॉ जो ताल्लुक रखता है या डील करता है सजाओं के साथ, ठीक है। उसके बाद आता है डेल्ट विद द क्रिमिनल एंड बिहेवियर, और जो डील करता है क्रिमिनल्स के साथ और उनके बिहेवियर के साथ कि क्रिमिनल्स क्या है, किसको क्रिमिनल कहा जाएगा और उनके बिहेवियर को कैसे रेगुलेट किया जाएगा। उसके बाद है कि रेमेडी प्रोवाइडेड इन फॉर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट और डेथ पेनल्टी। यहाँ पे थे कि जी रेमेडी जो है किसी भी वायलेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन, वायलेशन ऑफ द लॉ ब्रेकिंग की सूरत में जो बंदा है क्रिमिनल, उसे ऑफेंडर कहेंगे। ऑफेंडर जो है अक्यूज पर्सन जो है उसको कैसे ट्रायल किया जाएगा, उसके बाद उसको क्या सजा के तौर पे इम्प्रिजमेंट दी जाएगी या डेथ पेनल्टी दी जाएगी। ये जो है क्रिमिनल लॉ में होता है, जबकि सिविल लॉ में इस तरह की कोई चीज़ नहीं। सिविल लॉ में सिर्फ डैमेजेस जो हैं वो अफेक्टेड पर्सन को दिए जाते हैं, और जो रॉन्ग डूअर है उससे डैमेजेस लेके अफेक्टेड पर्सन को दिए जाते हैं जिसके राइट इन्फ्रिंज हुए होते हैं। सिविल लॉ में राइट इन्फ्रिंज हो रहे होते हैं, क्रिमिनल लॉ में जो वायलेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन, वायलेशन ऑफ द लॉ हो रही होती है। उसके बाद आता है कि जी डिफाइन द रूल्स टू बी फॉलोड, और क्रिमिनल लॉ ऐसे रूल डिफाइन करता है कि जिनको फॉलोड करना पड़ेगा। वो लॉज कैसे एप्लीकेबल करवाता है? थ्रू इज फिजिकल फोर्स से। स्टेट अपनी फिजिकल फोर्स से जो लॉज इम्प्लीमेंटेशन करवाती है वो इसको डिफाइन करते हैं। अब एक डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है द बॉडी ऑफ लॉ डिफाइनिंग क्रिमिनल ऑफेंसेस। ऐसे बॉडी ऑफ लॉ मजमुआ, ऐसे कानून कवानीन का मजमुआ जो डिफाइन करती है क्रिमिनल ऑफेंसेस को, क्राइम के ऑफेंसेस को, क्रिमिनल ऑफेंसेस को डिफाइन करती है। रेगुलेटिंग हाउ सस्पेक्ट आर इन्वेस्टिगेटेड, और क्रिमिनल लॉ ये भी बताता है कि किस तरीके से क्रिमिनल्स को जो है इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में लाया जाए, उनको इन्वेस्टिगेट किस तरह किया जाए, उनका ट्रायल किस तरह किया जाए, उनकी जो है इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस किस तरह चलाया जाए, ये भी क्रिमिनल लॉ डिफाइन करता है। हाउ दे चार्ज एंड ट्राइड, कैसे उनके ऊपर कोई जुर्म लगाया जाए, कोई ऑफेंस उनके क्राइम के साथ कनेक्ट किया जाए, कोई चार्ज उनके ऊपर लगाया जाए, और उनका ट्रायल जो है वो ट्रायल कोर्ट में कैसे उनका ट्रायल किया जाए, यानी कि मुकदमा उनके ऊपर कैसे चलाया जाए, ये क्रिमिनल लॉ डिफाइन करता है। उसके बाद है कि एंड प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर ऑफेंडर्स, और क्रिमिनल लॉ प्रोवाइड करता है पनिशमेंट, ये प्रोवाइड नहीं करता डैमेजेस, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है पनिशमेंट क्रिमिनल्स के लिए। क्योंकि रेमेडी क्या होती है, जिस बंदे के साथ कोई नाइंसाफी हुई है, फॉर एग्जांपल उसको हर्ट हुई है, उसकी डकैती हुई है, उसके साथ चोरी हुई है, उसका मर्डर हुआ है, तो ये प्रोवाइड करती है सजाएं, ना कि डैमेजेस अवॉर्ड करती है, ठीक है। डैमेजेस जो है वो लेके दिए जाएंगे जो बेचारा विक्टिम है, या उसके कह लेंगे अगर सिविल में जाते हैं जो बंदा जिसके राइट इन्फ्रिंज हुए हैं उसको डैमेजेस लेके दिए जाते हैं। लेकिन क्रिमिनल में पनिशमेंट प्रोवाइड की जाती है और कुछ पेनल्टी एज ए कॉस्ट, पैसे भी, फाइन भी डाला जाता है ताकि विक्टिम को जिसके साथ ज्यादती हुई है उसको पैसे भी मिले और उसकी दाद रसी भी हो जाएगी, पनिश करके ऑफेंडर को, कि अगर उसने मर्डर किया है तो उसको फिर डेथ पेनल्टी मिले, अगर उसने जो है कोई ऐसा ऑफेंस किया है तो उसको पनिशमेंट मिले उसके ऑफेंस के अकॉर्डिंग। लॉ ने डिफाइन कर दिया है, पाकिस्तान पीनल कोड 1860 ने डिफाइन कर दिया है कि व्हाट इज क्राइम एंड व्हाट आर देयर पनिशमेंट्स। ये पाकिस्तान पीनल कोड 1860 1860 ने डिफाइन कर दिया कि क्राइम की डेफिनेशन और उसकी पनिशमेंट, ये पीपीसी में लिखा हुआ है कि सेक्शन 302 क्या है, उसकी पनिशमेंट क्या है, सेक्शन 324 324 इक़दाम कत्ल क्या है, उसकी पनिशमेंट क्या है, ठीक है। डिफरेंट 365 क्या है जी, किडनैप अबडक्शन का है, उसकी पनिशमेंट क्या है। इस तरह डिफरेंट ऑफेंसेस। अबैटमेंट क्या है,
109 सेक्शन उसकी पनिशमेंट। तो जो ऑफेंडर की पनिशमेंट प्रोवाइड कर दे वो क्रिमिनल लॉ है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो देखे जाएंगे कि क्रिमिनल लॉ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। टू इन्फोर्स डिफरेंट डिग्रीज ऑफ क्राइम, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ क्राइम की डिफरेंट हद बंदी, दर्जा बंदी काइंड्स होती हैं, उनकी क्राइम्स की मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस होती हैं। हीनियस है या जो है वो नॉमिनल सा है, क्राइम होता है, वायलेशन हुई है, लॉ ब्रेकिंग हुई है, तो वो किस लेवल की हुई है उसे कहेंगे कि डिग्रीज ऑफ क्राइम, तो उसको रेगुलेट करता है क्रिमिनल लॉ। नेक्स्ट इज है मॉडर्न कंसिक्वेंसेस ऑफ क्राइम। अब मॉडर्न जो हालात वाक़यात चले आ रहे हैं क्राइम में, जैसे कि आजकल मॉडर्नाइजेशन का दौर है, इसके अंदर ऐसे क्राइम हो रहे हैं जो आज से 100-200 साल पहले या इवन के 10 साल पहले भी उसका कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसे कि वाइट कॉलर क्राइम है, उसके बाद जो है साइबर क्राइम्स हैं, कंप्यूटर बेस्ड क्राइम है, ऐसे क्राइम है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जिनका कॉन्सेप्ट पहले दुनिया में नहीं था। अब क्या हुआ कि अब साइबर वॉर है, उसके अंदर मुख्तलिफ क्राइम आ गए। तो ये मॉडर्न कंसिक्वेंसेस ऑफ द क्राइम है। मैं कहता हूँ कि पहले क्राइम होता है, बाद में उसका जो है लेजिस्लेशन होती है, जुर्म बाद में उसको डिफाइन किया जाता है, इसकी पनिशमेंट बाद में डिफाइन की जाती है। क्योंकि देखिए जैसे पहले था कि जी क्राइम क्या है जी कि एक जुर्म हुआ, पहले लॉ को पता ही नहीं था कि कब्रों की हुर्मती करनी है कि नहीं करनी, ठीक है। जब होना शुरू हो गई तो फिर उस पर कानून साजी आ गई, ठीक है। पहले मुख्तलिफ किस्म के क्राइम होते थे, उसके लिए लॉ मेकिंग ही नहीं थी। अब उसके लिए लॉज इंट्रोड्यूस हो गए हैं। पहले पतंगे उड़ाना जो है, काइट फ्लाइंग का कोई मसला नहीं था, लोग उड़ाते थे। जब से लोगों की गर्दनें कटना शुरू हुई, बच्चों की, मासूम बच्चों की, तो काइट फ्लाइंग एक्ट आ गया कि अब जो है लॉ बन गया। क्राइम पहले होगा, फिर उसके बारे में लॉ बनेगा, ठीक है। कोई न्यू क्राइम, साइबर क्राइम जो है 2016 में जो है वो क्या कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, जो मेरा थीसिस भी था LLM में, तो उस पर था कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट अनुशे रहमान ने 2016 में पास किया था, 2016 में इसमें पेश किया था असेंबली में। तो इस तरह के मॉडर्न जो क्राइम हो रहे हैं उसके बारे में भी जो है वो इसको डिफाइन करता है क्रिमिनल लॉ। उसके बाद है ज्यूरिडिक्शन अराउंड द वर्ल्ड। अब क्राइम ऐसे भी हैं जिनकी ज्यूरिडिक्शन पूरी दुनिया में भी एज ए होल होती है कि वो क्रिमिनली जो है वो समझा जाता है। जैसे कि कोई पाकिस्तान में आके टेररिस्ट एक्टिविटी करे तो फिर लोग जो है उनके कंट्री का बंदा जो है वो कहते हैं कि जी इसको ICJ में ट्रायल करो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके केस ट्रायल होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि ठीक है आप अपने कंट्री के हिसाब से लॉ एप्लीकेबल करें, पनिशमेंट दें, डेथ पेनल्टी दें। जैसे इंडिया का गुलभूषण यादव था, तो वो जो है वो ले गए थे उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गए, इंडियन खुद जाके, तो वहाँ पे भी वो केस हारे। तो ये ज्यूरिडिक्शन अराउंड द वर्ल्ड यानी कि दायरे समाते इख्तियार, ज्यूरिडिक्शन कहते हैं दायरे समाते इख्तियार। तो क्राइम जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो क्राइम ही कंसिडर किया जाएगा। अब देखा जाएगा कि किस क्राइम की ज्यूरिडिक्शन अराउंड द वर्ल्ड। भाई क्राइम तो क्राइम है, कई कंट्रीज में जहाँ पे ड्रिंकिंग करना मुस्लिम कंट्रीज में क्राइम है, लेकिन बाहर के कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में जो है वो क्या कहते हैं क्राइम नहीं है। इसलिए ज्यूरिडिक्शन अराउंड द वर्ल्ड देखी जाएगी कि उस क्राइम की जो ज्यूरिडिक्शन है उसके दायरे समात इख्तियार है, किस किस मुल्क को हासिल है कि नहीं, ऐसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना भी चाहिए कि नहीं, पाकिस्तानी टेरिटरी के लॉ लगेंगे कि नहीं, कौन से कंट्रीज के लॉ लगेंगे, ज्यूरिडिक्शन देखेंगे। तो क्रिमिनल लॉ जो है वर्ल्ड वाइड हर जगह क्रिमिनल लॉ एप्लीकेबल होता है। अच्छा, थ्योरीज ऑफ द क्राइम। अब इसके अंदर आई थी थ्योरीज। रेट्रीब्यूशन नंबर 1 है जी, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। रेट्रीब्यूशन, ठीक है, कि जैसा किसी ने कोई क्राइम किया है उसके अकॉर्डिंग सिमिलर जो है उसको पनिशमेंट दी जाए। मर्डर किया है तो फिर उसको जो है मर्डर ही उसका किया जाए, यानी कि डेथ पेनल्टी उसको दी जाए। रेट्रीब्यूशन थ्योरी में ऐसी थ्योरीज हैं, मुख्तलिफ थ्योरीज ऑफ द क्राइम है कि डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने थ्योरीज बता दी हैं फिलोसफर्स ने, कि उन्होंने कहा ज्यूरिस्ट ने कि भाई एक रेट्रीब्यूटिव थ्योरी है जिसे रेट्रीब्यूशन कहते हैं क्राइम की, कि इक्वल पनिशमेंट टू द क्राइम के इक्वल जो है पनिशमेंट देनी चाहिए। ये नहीं है किसी ने जो है एक रोटी का टुकड़ा उठाया और उसे सजाए मौत दे दी, या किसी ने कत्ल किया तो उसे 10 रुपए जुर्माना करके छोड़ दिया, उसके क्राइम के इक्विवेलेंट जो है उससे पनिशमेंट देनी चाहिए। नेक्स्ट इज डेटरेंस, डरा देने वाली। सूटेबल पेनल्टीज, डेटरेंस ऐसी होती हैं जिसमें पेनल्टीज
क्राइम के अकॉर्डिंग दी जाती हैं, सूटेबल जो हमारे डाले जाते हैं सजाएं दी जाती हैं। लेकिन डेटरेंस थ्योरी क्या कहती है कि ऐसी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाए कि क्रिमिनल नहीं बल्कि आम बंदा भी जो है ना वो 100 दफ़ा उस एक्ट को करने के लिए सोचे कि यार ये ऐसा किया तो ऐसे हो जाएगा। डेटरेंस थ्योरी इज़ वेरी क्लोज टू द इस्लामिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट। जैसे इस्लाम में है ना कि भाई हाथ काट दो, गर्दन कलम कर दो। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग एक केस में थे, तो वो डकैत जो है वो ट्रायल में पेश हुए, तो हमारे साथ मुदई भी था जो जिसे कहते हैं जी कि ना एपिलेंट जिसे कहते हैं, वो था। हमने कि तुम खड़े हो भी जैसा दूसरा केस ट्रायल कर रहे हैं तो हम दूसरे केसेस में होके आ जाएं। फिर तो थोड़ी देर बाद वो हमारा क्लाइंट जो था जिसने जो है वो डकैतों के खिलाफ केस कराया हुआ था, वो खूनम खून होके आ गया जी। अब बंदे जो हैं वो ऑलरेडी जो क्रिमिनल्स हैं वो हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, उन्होंने हथकड़ियों समेत फिर उसको अदालत के बाहर मारा। उनको पता है कि भाई अब इससे आगे कहाँ जाना है, कोर्ट में तो पहले ही आए हुए हैं, अब इससे आगे कहाँ जाना है, तो वहाँ पे इन्होंने अटैक कर दिया उसके ऊपर। तो डेटरेंस थ्योरी इस्लाम क्या कहता है कि मेरे एक दोस्त गया सऊदीया में, वो बता रहा है कि जी असर की नमाज के बाद उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए और सहन में, मस्जिद के सहन में एक बंदे का सर कलम किया, पूरा पहले बताया कि ये इसका जुर्म था। तो कहते हैं 3 दिन तक मुझे नींद नहीं आई, ठीक है, और सब बंदों ने देख के डर के यार यहाँ तो गर्दनें उड़ा दी जाती। जब डर पड़ जाए कि भाई हम अगर ऑफेंस करेंगे तो हमारे साथ भी यही होना है, तो फिर क्राइम बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे कज़न बता रहा है कि जी मैं गाड़ी में स्टार्ट करके छोड़ जाता हूँ, किसी की हिम्मत नहीं होती सऊदीया में जो है वो गाड़ी लेके जाए। यहाँ पे जितने मर्जी लॉक लगा लो फिर भी नहीं पता होता गाड़ी रहनी भी है कि नहीं रहनी। तो क्यों, यहाँ पे डेटरेंट नहीं है, डर नहीं है, क्राइम कहाँ, इससे आगे कहाँ जाएंगे जी। वो कहते हैं इससे भाई ऐसी एग्जाम्पलरी सजाएं दो कि डेटरेंस पैदा हो जाए क्रिमिनल्स के अंदर भी और आम लोगों के रवैयों के अंदर भी। क्रिमिनल लॉ कहता है कि डेटरेंस थ्योरी पेश की गई जिन्होंने बिल्कुल क्लोज टू द इस्लाम थी कि हाथ काट दो, सर काट दो क्रिमिनल का, ताकि जो ऑफेंडर के देख के ना उसका हाल। हमारे यहाँ पे फैसलाबाद में धोबी घाट है जहाँ पे सरेआम फांसी दी जाती थी धोबी घाट में पहले ज़माने में। तो लोग दूर दूर से देखने आते थे, फिर लोगों को नींद नहीं आती थी कि यार ऐसा भी हाल हो सकता है। तो वो डेटरेंस थ्योरी, डरा देने वाली थ्योरी, ठीक है, डेटरेंस पैदा हो जाए लोगों के अंदर, ठीक है। इनकैपेसिटेशन किसकी जी, ऑफ क्रिमिनल को, उनकी कैपेसिटी खत्म कर दी जाए, उनको पनिशमेंट देके जुर्म करने की कैपेसिटी इनकी खत्म कर दी जाए। नेक्स्ट है जी रिहैबिलिटेशन, यानी कि टर्निंग ऑफेंडर इनटू वैल्यूएबल। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि ऑफेंडर को ऐसे ऐसे कोर्सेज करवाए जाते हैं जेलों के अंदर कि उनकी रिहैबिलिटेशन होती है, उनकी जो है वो उनको एक वैल्यूएबल पर्सन बनाया जाता है, क्रिमिनल से हटा के उनकी जो है वो क्या करवाई जाती है, रिहैबिलिटेशन करवाई जाती है, टर्निंग ऑफेंडर्स इनटू ए वैल्यूएबल पर्सन। नेक्स्ट इज अ रेस्टोरेशन, बेनिफिट टू द विक्टिम। अब जब विक्टिम कौन है, जिसके खिलाफ कोई ऑफेंस हुआ है उसे कहेंगे विक्टिम। अगर वो खुदा न खास्ता बाय चांस उसकी डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हेयर्स हैं, वारिसान हैं, उनको जो है वो पीछे उनकी दाद रसी की जाएगी कि भाई विक्टिम जो था हमारा, अगर तो वो डिसीज हो गया, मर गए को कहते हैं डिसीज है ना, उसकी डेथ हो गई है, तो फिर उसके लीगल हेयर्स को पैसे लेके देने, किसास जिसे कहते हैं, या दियत, या फिर उसके बाद जो है उसके या ना भी हो तो किसास ही है कि भाई मुजरिम को भी उस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है, मुजरिम को भी सज़ा सिमिलर जो है। इस तरह रेस्टोरेशन ऑफ द विक्टिम हुई थी, अगर खुद उसका कोई हाथ टूट गया बंदे का तो वो भी सिमिलर काइंड ऑफ पनिशमेंट उसे मिल जाती है, 10 साल की सज़ा एग्जाम्पल मिल जाती है, ठीक है। उसका होता है कि ना भाई उसको डिसेबल कर दिया है परमानेंटली, उसके किसी ऑर्गन को जो है डिसेबल कर दिया है, उसको बिल्कुल जो है इम्पेयर कर दिया है, तो उसके विक्टिम की रेस्टोरेशन भी क्रिमिनल लॉ करता है, ये भी थ्योरी है। उसके बाद है कन्फाइनिंग, अवे फ्रॉम सोसाइटी, क्रिमिनल को रखना है सोसाइटी से दूर, क्रिमिनल को सोसाइटी से दूर रखना है कि भाई क्रिमिनल और मजीद क्राइम ना करे। एक टर्म हमारे यूज होती है हैबिचुअल ऑफेंडर। हैबिचुअल ऑफेंडर क्या होता है कि जी आदी मुजरिम। आदी मुजरिम क्या होता है कि जो बार बार वही ऑफेंसेस करता है, ठीक है। कोर्ट्स में भी ये देखा जाता है
कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है कि नहीं है, बार बार ये केस कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे इस्लाम में है कि अगर कोई चोरी करे जी उसका राइट जो है हैंड जो है आप तो रिस्ट तक काट दो, ठीक है, अगर दोबारा करे तो उसका फुट एंकल तक काट दो, अगर फिर करता है तो इस्लाम भी कह रहा है कि जी वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसको जो है परमानेंटली जेल में डाल दो, कन्फाइनिंग कर दो। तो ये दूसरी डिफरेंट थ्योरीज हैं क्राइम की जो है। उसके बाद आए थे जी फंक्शंस। इसके फंक्शन क्या है नहीं क्रिमिनल लॉ के? मेंटेनिंग ऑफ ऑर्डर्स, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मुल्क में मेंटेन रखता है, नज़्म व ज़ब्त के निज़ाम को मेंटेन रखता है। वैसे तो हर बंदा आगे जाके यहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू कर दे, अब हर बंदे को पता है कि जी मैंने अगर कोई भी वायलेशन की तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। इस तरह मेंटेनिंग जो है, मेंटेनिंग द ऑर्डर्स, ऑर्डर क्या है जी? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है क्रिमिनल लॉ। उसके बाद आए थे रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, जो लोगों के माबैन जो तनाज़ात लड़ाई झगड़े वाले हैं कि उसने उसके बंदे मार दिए, उसको हल किया जाता है कि उसने मेरा बंदा मार दिया, मेरे मकान पे कब्जा कर लिया, डकैती कर दी। रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट जो है वो क्रिमिनल लॉ करवाता है। उसके बाद प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल एंड पब्लिक। अब ये जो है क्रिमिनल लॉ है प्रोटेक्ट करता है एक सिंगल वाहिद को, पर्सन्स को भी, कि अगर उसने कोई भी ऐसा एक्ट किया है जिसके वजह से लॉ ब्रेकिंग हुई है। कुछ देखो कहते हैं कि सिन और क्राइम में डिफरेंस होता है, गुनाह और जुर्म में डिफरेंस है। जैसे कि कहते हैं कि जितने भी गुनाह हैं वो क्राइम नहीं हो सकते। एग्जाम्पल देता हूँ कि वालिदैन के कहना ना मानना गुनाह तो है, क्राइम नहीं है। बड़ों की इज्जत ना करना गुनाह तो है, क्राइम नहीं है। लेकिन क्राइम अगर कहते हैं किसी को हर्ट करना, किसी की चोरी करना, किसी को मर्डर करना, तो ये सारे गुनाह भी हैं और ऑफेंसेस भी हैं, क्राइम भी हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं प्रोटेक्शन इंडिविजुअल, एक इंसान को भी बचाना, एक प्राइवेट पर्सन को भी और पब्लिक को भी बचाना, ये भी क्रिमिनल लॉ का मेन थीम है। उसके बाद है कंट्रोल द ह्यूमन कंडक्ट। क्रिमिनल लॉ की वजह से जब पता लगा कि भाई अगर हमने किसी के साथ नाइंसाफ़ी की, मर्डर किया, कोई डकैती की, रॉबरी की, राइटिंग की, कोई भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, कोई भी किसी के साथ भी कोई भी ऐसा ऑफेंस किया जो ब्रीच ऑफ लॉ है, तो हमें जो है सज़ाएं मिल सकती हैं। इसलिए कंट्रोल द ह्यूमन कंडक्ट जो है वो बताया गया कि क्रिमिनल लॉ ह्यूमन कंडक्ट को कंट्रोल करता है। उसके बाद आए थे सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी, आज़ादी को भी इंश्योर करवाता है कि हर बंदे को जो है ना आज़ादी हासिल है घूमने फिरने की। जैसे कि कई इलाकों में है कि भाई रात के 10 बजे के बाद ना निकलना, डकैतियाँ शुरू हो जाती हैं। तो क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल को ट्रीट करने के लिए जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, पुलिस है, आर्मी है, एजेंसीज है, तो वो फिर लोगों की सेफ गार्ड करती हैं, आज़ादी को हिफाजत करती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। ये तो था जी क्रिमिनल लॉ का शॉर्ट सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब आए थे जी इसके डिफरेंस क्या है। सिविल लॉ लास्ट टाइम मैंने बताया था, लेक्चर मौजूद है मेरा। क्रिमिनल लॉ, अब सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में डिफरेंशिएट किया। नेचर ऑफ राइट, प्राइवेट राइट्स में जो है सिविल लॉ में क्या होता है जी, प्राइवेट राइट्स जो है वो इन्फ्रिंज होते हैं और वो क्रिमिनल लॉ रिलेट टू द पब्लिक राइट। बताया था कि कोई भी ऑफेंस हो, बेशक वो इंडिविजुअल के खिलाफ ही हो रहा है, डकैती हो रही है, रॉबरी हो रही है, लेकिन स्टेट जो है वो कहेगी कि ये प्राइवेट, ये जो है पब्लिक के खिलाफ हुआ है एक्ट, ताकि पब्लिक एट लार्ज उससे मुतासिर हो रही है, इसलिए जो है वो कहेंगे जी क्रिमिनल लॉ इसको डील करता है। Who decide to bring the action, कौन डिसाइड करेगा कि मैं अदालत में केस लेके जाऊं? सिविल में प्लेंटिफ डिसाइड करेगा या प्लेंटिफ के रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करेंगे, ठीक है। प्लेंटिफ के रिप्रेजेंटेटिव खुद भी नहीं जा सकता, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दे, अपने अटॉर्नी को भेज दे, अपना किसी नॉमिनी को भेज दे, वो जाके केस कर सकता है सिविल में। उसके बाद आते हैं जी क्रिमिनल लॉ में विक्टिम डिसाइड करेगा या विक्टिम के लीगल हेयर डिसाइड करेंगे कि उन्होंने केस करना है कि नहीं करना। लीगल हेयर वारिसान, अगर तो विक्टिम की डेथ हो गई है, डिसीज पर्सन हो गया है, तो उसके वारिसान को ये अथॉरिटी है कि वो जाके केस इनिशिएट करें अगेंस्ट द क्रिमिनल। अच्छा, टाइटल ऑफ केस, इसके अंदर टाइटल कैसे लिखते हैं? प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। टाइटल क्या होता है जी कि मुद्दई बनाम मुद्दा अलैह, इसमें टर्म यूज होती है। जबकि
क्रिमिनल केस में स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड, ठीक है, एपेलेंट वर्सेस जो है वो अक्यूज आता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि हर जो क्राइम है वो स्टेट समझती है कि मेरे खिलाफ हुआ है, तो इसलिए स्टेट उसके अंदर मुद्दई बन जाती है, तो स्टेट वर्सेस जो है वो अक्यूज हो जाएगा। स्टेट जो पहले जिसका नाम आ रहा है ना वो होता है जी केस करने वाला, और जिसके खिलाफ किया जा रहा है वो बाद में आता है। अगर सिविल है तो उसमें डिफेंडेंट, अगर जो है क्रिमिनल है तो उसमें एक्यूज। उसके बाद है टाइटल ऑफ केस भी कर लिया, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंसेस इन प्रोसीजर। अब प्रोसीजर की बात हो रही है कि कौन सा प्रोसीजर लगेगा। अगर तो सिविल केस है तो सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड लगेगा इसके ऊपर। सीपीसी मींस सीपीसी स्टैंड फॉर सिविल प्रोसीजर कोड, लिख लें आगे, ठीक है। सिविल प्रोसीजर कोड के मुताबिक सिविल प्रोसीडिंग कैसे की जाती है, सिविल केस कैसे इनिशिएट किया जाता है। सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड COD, सिविल प्रोसीजर कोड के तहत जो है सिविल केस इनिशिएट किया जाएगा। नंबर 2 पे आता है जी क्रिमिनल लॉ में कौन डील करेगा जी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है, CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाइड होगा क्रिमिनल लॉ में। उसके बाद है रेमेडीज एंड सेक्शन, इसके अंदर रेमेडीज सिविल लॉ में क्या होंगी, डैमेजेस होंगे या कंपनसेशन होगी, डैमेजेस होंगे या कंपनसेशन होगी। जबकि क्रिमिनल लॉ में क्या होगा, पेनल्टीज होंगी या पनिशमेंट्स होंगी। उसके बाद आए थे जी लिमिटेशन। अब सिविल लॉ में केस करने की लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल डिसऑनरिंग ऑफ द चेक है तो उसके अंदर लिमिट है कि जी 3 इयर्स तक आप जो है उस 3 इयर्स के अंदर अंदर जो है आप, फॉर एग्जांपल चेक डिसऑनर हो गया है, 489F सेक्शन है हमारा PPC का, कि जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, उसके अंदर कहते हैं जी कि लिमिटेशन है कि 6 माह के अंदर अंदर आपको किसी ने बोगस चेक दे दिया है तो 6 माह के अंदर अंदर अपने आपने उसको, आज का चेक है ना, आज की डेट है फॉर एग्जांपल कि भाई आज चेक कैश होना, किसी ने आपको बोगस चेक दे दिया तो उसके 6 माह के अंदर अंदर बैंक जाके आपने प्रेजेंट करना है अपने बैंक में कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं। 6 माह के अंदर अंदर उसको बैंक जो है डिसऑनर स्लिप लगा के दे देगा, उसे कहते हैं जी स्लिप चिट लगा के दे देना, या एक उसको डिसऑनर स्लिप लगवा लेनी 6 माह के अंदर अंदर। अगर 6 माह के बाद आप गए तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। फिर आपको रीजनिंग देनी पड़ेगी कोर्ट के थ्रू कि मैं क्यों लेट आया हूँ, ठीक है। अब ये लिमिटेशन एक्ट है। फिर 3 साल तक आप उसको केस कर सकते हो। 6 माह के अंदर अंदर चेक के ऊपर, डिसऑनर चेक के ऊपर स्लिप लगवा ली, अब 3 साल के अंदर अंदर तक किसी भी टाइम आप केस कर सकते हो। कुछ केसेस की लिमिटेशन होती है 6 साल। अब मेरे पास ऐसे केस चल रहे हैं इंग्लैंड के कि वो तकरीबन कोई 42 साल बाद जो है उसने अपना डिमांड किया केस, उस बंदे ने अपने राइट जो है वो क्लेम किए हैं कि वो कहता है मैं तो इंग्लैंड में था, बचपन से मेरी माँ को डाइवोर्स होगी, मैं तो इंग्लैंड में ही था, इंग्लैंड में जाके बॉर्न हुआ, मुझे नहीं पता, बड़ा हुआ, मुझे मेरे बाप की जो प्रॉपर्टी में से शेयर मिलना चाहिए। 42 साल जो है वो बात केस कर रहा है। तो डिफरेंट लिमिटेशंस हैं। अब वैसे नॉर्मल 3 से 6 साल है, लेकिन फिर उसके अंदर भी वो आपने देना पड़ता है रीजनेबल कॉज, जो है वो कॉज बतानी पड़ती है कि डिलेइंग एप्लीकेशन देनी पड़ती है। रीज़न ऑफ द डिले जो है वो क्या रीज़न थी, क्यों डिले कर रहे हैं आप केस करने में। मेरे पास एक चेक पड़ा हुआ था, उसने कहा कि जी 489F का स्लिप भी लगा के दे दी उसने, ठीक है जी, 6 माह के अंदर अंदर। लेकिन वो बंदा 9 साल से गायब, 9 साढ़े 9 साल मेरे पास आया नहीं, मैंने वो चेक संभाल के रखा। फिर 9 साढ़े 9 साल बाद आया, कहता मुझे तो खुद जेल हो गई थी, मुख्तलिफ केसों में फंस गया था मैं। फिर 9 साढ़े 9 साल बाद अब उसकी जो है वो केस चलाया जाएगा, तो वो फिर लिमिटेशन एक्ट वहाँ पे देखा जाएगा कि रीज़न ऑफ द कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन जो है वो दी जाएगी। क्यों भाई, क्यों रीज़न बताई जाएगी कि क्यों लेट केस किया। वैसे नॉर्मली CPC में 3 से 6 साल की होती है केस करने का टाइम, सिविल केसेस की बात करो। तो क्रिमिनल केस में बस जब कोई भी क्राइम हो गया है, अब बंदे 20-20 साल स्टडी रहते हैं, उसके बाद भी उनके साथ खिलाफ केस चल जाता है, ठीक है। किसी ने करप्शन की है जी, अभी जैसे आजकल चल रहे हैं क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं जी, करप्शन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, या कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की या स्मगलिंग की, तो जब पकड़ा गया, ठीक है, क्राइम उसने 20 साल पहले किया था। मर्डर जो है वो एक बंदे ने चाय पी रहा था अपनी बेगम के साथ बैठ के, तो कहता है, हंसने लग गया, कहता है बेगम 20 साल हो गए, मैंने 20 साल पहले ऐसा ही बारिश का मौसम था और फलाने पिंड के बंदे का मर्डर किया था। तो 20 साल से आज तक उनको पता ही नहीं चला कातिल कौन है। तो उसकी बेगम ने जाके पुलिस को बता दिया, 20 साल बाद जो है ना उसके खिलाफ फांसी हो गई, उसको जनाब केस इनिशिएट हुआ।
ठीक है, ऐसे ऐसे लोग हैं जो 20 साल पहले लोगों गवर्नमेंट के खातों में अपने आप को डेड साबित कर चुके हैं, उन्हें भी ट्रैक करके हमारी एजेंसीज ने पकड़ा है और दोबारा एक किस्म का जिंदा किया है, उनके खिलाफ ट्रायल चल रहे हैं। तो इसलिए क्रिमिनल केसेस में लिमिटेशन नहीं अप्लाई होगी, जबकि सिविल केसेस में लिमिटेशन एक्ट वो अप्लाई होगा। तो ये था आज का शॉर्ट सा ब्रीफ डिस्कशन कि व्हाट इज सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। मेनली एम्फेसिस था कि भाई क्रिमिनल लॉ क्या है, और फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।